हेलो, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ये हमारा सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स एंड जीएसटी। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या डिफरेंस है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स में? कृषा बताएंगी। जीएसटी की बर्डन शिफ्ट हो जाती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। डायरेक्ट टैक्स एक पर्सनल टैक्स है। ये बर्डन ऑफ इनकम टैक्स कांट बी शिफ्टेड टू अदर वन। और इसकी बर्डन क्या है? बर्डन इज शिफ्टेड टू अदर। पेयर अपनी पॉकेट से देता है, पेड आउट ऑफ ओन पॉकेट, अपनी पॉकेट से बाय पेयर। अपनी पॉकेट से देता है तो तकलीफ भी होती है, जेब अपनी हल्की होती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जैसे दुकानदार ने सामान बेचा, कस्टमर से टैक्स लेके सरकार को देना है। शॉपकीपर ने सामान कस्टमर को बेचा, ठीक, इसको जीएसटी देगा। ये क्या है? इसको गुड्स प्रोवाइड करेगा। गुड्स, मान लो कोई ₹1,00,000 की गुड्स है, उस पे आउटपुट जीएसटी सपोज 12% है, सीजीएसटी एसजीएसटी मिला के 12,000, हाफ हाफ हो जाता है ना, वो पढ़ेंगे आप, सीजीएसटी एसजीएसटी का आईजीएसटी 112। ये इसको क्या पे करेगा? जीएसटी पे करेगा 12,000। ये शॉपकीपर जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट, ये सरकार को देगा। यानी पेयर कौन है? शॉपकीपर। बट किसकी पॉकेट पे बर्डन है? कस्टमर। शॉपकीपर की पॉकेट पे इसका बर्डन नहीं आता। कस्टमर से लेना, आगे देना है। अब आपको जी फिर जीएसटी की चोरी क्यों करते हैं लोग? जब देना ग्राहक से लेके है तो जी पंगा और भी तो है। मान लो एक हेयर ड्रेसर है, हेयर ड्रेसर, महंगे वाला, सस्ते वाला नहीं, महंगे वाला हेयर ड्रेसर, वही लगाते हैं जीएसटी, क्योंकि सर्विस में एक लिमिट है सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। 20 लाख तक सर्विस टैक्स नहीं है, तो छोटे इस पे लगता ही नहीं है नॉर्मली। हेयर ड्रेसर है, वो लोगों की कटिंग करता है, पैसे चार्ज करता है 1000, गर्ल्स की 5000। जेंट्स वाला सारा प्रोग्राम सस्ता ही है गर्ल्स वाले कपड़े भी और भी सब महंगे हैं। चलो, फर्क नहीं पड़ता ना ज्यादा। जेंट्स की कटिंग भी करता है, लेडी, उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है, लेडीज की, गर्ल्स की कटिंग भी करते हैं। किसी से 5, किसी से 1000, किसी के बाल कैसे करने, किसी के कैसे करने, कलर करने, ये करना वो करना। अब इस पे कस्टमर से लेगा, अपने जो सामने जिसको सर्विस रेसिपिएंट है उससे, सरकार को देगा। लेकिन वो लेना नहीं चाहता अपने लोगों से। क्यों? माइंड में पहला आंसर तो ये आएगा, क्या आंसर आएगा? क्यों नहीं लेता भाई साहब, मेरे पैसे दे दो, छोड़ो जीएसटी। क्यों? क्योंकि वो जो सामने वाले हैं ना, वो कहते हैं भाई हम तो दुकान ही बदल देंगे, कहीं और से करा लेंगे, हम नहीं देते टैक्स। क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है। जानते हो इस पे कितना टैक्स है? 18%। सर्विसेज पे एक टोटल 9+9 18% जीएसटी है। टोटल कह रहा हूं मैं, 9+9 तो कितना हो गया? 5,000 वाली जो लेडी कटिंग करवा रही है, उस पर कितना टैक्स हो जाएगा? 900। उसकी तो कटिंग ही महंगी होगी, 59। एक तो वो रेजिस्ट कर रही है, वो टैक्स नहीं दे रही। दूसरा, अगर वो मान गई, कहती है ओके भाई साहब कोई बात नहीं, ले लो, जहां 5,000 दे दिए वहां 900 और ले लो, फिर उसका मूड बदल गया पैसे लेने का। ना जी बहन जी, रहने दो, क्या करोगे? 5,000 दे दो, क्या करोगे? बिल काटूंगा टैक्स का। पता क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता जीएसटी पूरा लोग दें और मैं भरूं। क्योंकि अगर वो जीएसटी लेता रहा, भरता रहा, मान लो जीएसटी इकट्ठा हो गया 9 लाख रुपए का, जीएसटी टोटल आउटपुट जीएसटी उसने कलेक्ट कर लिया। इसका मतलब सर्विस कितने की दी है उसने? सर्विस प्रोवाइडेड 18% से डिवाइड कर लो ना, 9 लाख को करना 18% से डिवाइड, 50 लाख। समझे?
इसका मतलब तूने कितने के बाल काटे हैं? बड़े लोगों के 50 लाख रुपए तुझे क्या बन गई? तेरा चार्जेस इनकम टैक्स वाले याद करते हैं, कहता मिल फिर 50 लाख रुपए तूने क्या लिया है? कमाई की है। समझे? अब वो चाहते हैं अगर जीएसटी तो लोग दे देंगे, लिया और आगे बढ़ा, इनकम टैक्स तो नहीं लोग देंगे, इनकम टैक्स तो क्या देना पड़ेगा? जेब से। इसलिए वो नहीं चाहता कि सारी दुनिया को जीएसटी के बिल काटूं। दुनिया देने को तैयार है जीएसटी, वो तो भी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका पंगा और है इनकम टैक्स वाला। समझे? इनकम टैक्स भी तो भरना है भाई। 50 लाख में तेरे खर्चे क्या है? क्रीम शैम्पू लगा और क्या लगा, बाकी तो मेहनत है। कितने दिखा देगा? पुराने टाइम में तो ना बहुत दिखा देते थे प्रोफेशनल। मैं एज अ टीचर ही बात करूं, टीचर है, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट साहब है, हेयर ड्रेसर है, ज्योतिष है, कुंडली देखता है, क्या लगता है उसका? मतलब सर्विस वालों के बहुत ज्यादा खर्चे नहीं लगते, लगते हैं पर उतने नहीं लगते जितने शॉपकीपर, बिजनेस, मैन्युफैक्चरर के। उनकी तो परचेज ही होता है माल, थोड़ा महंगा बेचते हैं। इसलिए उस सरकार ने कहा कि तुम्हारे खर्चे मैक्सिमम कितने लग सकते हैं? 50%। अगर ये कह देना कटिंग करके भाई साहब 50 लाख तो आया पर मेरे 40 लाख लग गए, झूठ। 50% तो बचेगा, प्रोवाइडर को ज्यादा ही बचता होगा। 50% से कम कहेगा तो यू हैव टू गेट ऑडिटेड योर अकाउंट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर ये कह रहा है ना सर 50 लाख की मुझे फीस आई, मेरा प्रॉफिट भाई साहब नेट सिर्फ 10 लाख है, डिपार्टमेंट कहता झूठ। मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम प्रॉफिट तेरा 50% तो आए। कितना? 25। तेरा तो कितना है? 10। लेस देन 50% है, यू हैव टू गेट ऑडिटेड योर अकाउंट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिट करा, सीए कह देगा कि हाँ इसका रियल में प्रॉफिट 10 लाख है, तो इनकम टैक्स कहता है हम मान लेंगे। क्लियर? एक सीए की खुद का भी ऐसे हो जाता है कभी कभी कि वो कहता है जी मेरे को फीस आई मान लो 30 लाख और मेरे प्रॉफिट जो बचे हैं भाई साहब 30 लाख की फीस पे, वो सीए कह रहा है प्रॉफिट मुझे सिर्फ 8 लाख बचे हैं, तो वो सीए भी क्या करेगा? दूसरे सीए से क्या करवाएगा? ऑडिट। ठीक है ना? और ये ऐसे भी ना हो तू मेरी ऑडिट कर दे मैं तेरी कर दूं, गलत है वो। मैं तेरा कुछ नहीं ढूंढूंगा तो मेरा कुछ ना ढूंढना, गलत, अलाउड नहीं है, गलत हो जाता है ना, इंटेंशन गलत होगी ना। तो मतलब कहने का जीएसटी की चोरी की वजह तो आपको पता लग गई क्यों है। चलो चोरी का इरादा ना भी हो तो जीएसटी क्या है, चीज को महंगा तो करता ही है। अब आपने कई बार सुना होगा थिएटर में मूवी देखने जाते हो इतना हैवी टैक्स भरते हो, टिकट के अंदर टैक्स होता है। कई बार सरकार टैक्स फ्री कर देती है मूवी, कोई ऐसी हो कश्मीर डायरी या बॉर्डर या कोई ऐसी एलओसी टाइप की मूवीज हो या भगत सिंह के नाम पे, तो सरकार कई बार क्या कर देती है? टैक्स फ्री। तो उसमें थिएटर वाले को क्या फायदा है? वो जीएसटी तो लेते हैं, टिकट पे जुड़ा ही होता है, जीएसटी लिया और भरा, उसमें तो कोई चक्कर नहीं, फिर भी वो खुश है, कहता हाँ हाँ टैक्स फ्री कर दी। क्यों? हाँ तो क्या होगा? ज्यादा लोग आएंगे मूवी देखने। यस, जो कहता है जी चलो हस्बैंड वाइफ कहता है बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे तब मूवी देखने जाएंगे, 2 टिकट, बाई चांस भगवान ने 4 बच्चे दिए उनके घर में, तो वो सोचते यार 4 की टिकट और लेनी पड़ेगी, 2 में काम चल जाएगा, फिर वो छोटे वाले 4 और उनकी टिकट तो पूरी है। अब जब टैक्स फ्री होगी कह चल यार कोई नहीं सारे ही चलेंगे आप मूवी देखने, होता ही है। अब एक बात सुनो, प्याज 50 रुपए किलो था, वो बेचता था, परचेज थी 50 और वो सेल कर देता था 60 रुपए किलो। कितने रुपए बच जाते थे उसको? 10 रुपए प्रॉफिट, 20%। अब प्याज हो गया 200 रुपए किलो मान लो, अब भी वो कहता अपने क्या आप 210 रुपए किलो बेच देंगे, प्रॉफिट कितने? लेकिन रेडी भरनी आसान है क्या? अब उसे परचेज 200 के भाव से करना है, 200 वाला माल 10 रुपए कमा के बेचा तो क्या बचा? समझे ना? 5%। पहले 50 का खरीद के 60 में बेच देता था, 20%। अब उसे इतना माल जेब से पैसा तो लगाना पड़ेगा, 1 क्विंटल प्याज भी रखे रेडी पे तो वो कितने के हो गए? 20,000 के, पहले 5,000 के थे। तो इसलिए हमेशा दुकानदार चाहता है कि उसके प्रोडक्ट पे टैक्स की रेट क्या हो? कम, ताकि ज्यादा। रेस्टोरेंट में टैक्स की रेट क्या है? 5%। वो चाहते हैं इससे भी कम, क्योंकि रेडी वालों से कंपटीशन करना उनको भी मुश्किल लगता है, क्योंकि रेडी वाला क्या है? छोटे लेवल का डीलर है,
20 लाख से कम वाला, तो वो जीएसटी क्या है उसमें नहीं आता, लगाते नहीं जीएसटी। अब बर्गर खाते हो, ये खाते हो, इधर उधर, कभी देखना जीएसटी लगाते ही नहीं, क्योंकि उनकी टर्नओवर क्या है, कम। रेस्टोरेंट वाले का टर्नओवर ज्यादा है, साल में 20 लाख से ज्यादा, उसे क्या करना पड़ता है, जीएसटी कस्टमर से लेना पड़ता है। तो आधे कस्टमर तो इसलिए भी बदल जाते हैं, छोड़ यार, एक तो चीज महंगी, ऊपर से जीएसटी लग जाएगा, महंगी ज्यादा हो जाएगी। कई बार आप ऑनलाइन कोई चीज परचेज कर रहे होते हैं, रेट दिखा रहा है मान लो उसका 2000 रुपए, कोई हेयर ड्रायर या कुछ भी, बाद में जब आप चेकआउट करते हो लेने के लिए, तो बाद में पता लगता है 18% टैक्स लगा दिया उन्होंने 300-400 रुपए का। आपको वो ये नहीं दिखता भी जीएसटी है, ये हमारी ड्यूटी है देना है, आपको तो टोटल अमाउंट दिखता है, इसलिए क्या है, इग्नोर कर देते हैं। तो वो भी दुकानदार जानता है कि अगर काश जीएसटी ना होता, मेरा प्रोडक्ट लोगों के घर में सस्ता जाता, तो मेरी सेल क्या होती। तो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन दिक्कत यही है कि उसका इनकम टैक्स का चक्कर है, इसलिए वो जीएसटी भी पूरा चार्ज नहीं करता सोसाइटी के अंदर। चलो, रही बात डायरेक्ट टैक्स की, खुद की पॉकेट से देना, इसलिए सबसे ज्यादा चोरी इसी डायरेक्ट टैक्स की तो है। डायरेक्ट टैक्स की रेट भी बहुत ज्यादा है। कितना लगता है हाईएस्ट टैक्स एक इंडिविजुअल पे, 30। 2 करोड़ 4 करोड़ कमाओगे, 5 करोड़ कमाओगे, 30% टैक्स। मान लो बंदे ने 10 करोड़ कमाया, दिन रात मेहनत करके, इनकम 10 करोड़ कमाया, इस पे 3 करोड़ के लगभग टैक्स प्लस सरचार्ज, एजुकेशन सेस है वो भी पढ़ेंगे हम, करीब करीब उसका टैक्स पड़ जाना है 3.5 करोड़ मान लो, तो 1/3 का पार्टनर ही हो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देखा जाए तो पार्टनरशिप है क्या। हाँ बेटा, और कमा और कमा, और क्योंकि तू कमाएगा तो 1/3 हमें आएगा। यही बात, फॉरेन की कंपनी पे तो 40% टैक्स है, फॉरेन की कंपनी पे 40% टैक्स। वोडाफोन, आपको जी कौन से नाम छोड़ोगे, सारी तो फॉरेन के, प्रॉक्टर गैम्बल, कॉलगेट, पामोलिव, ये सब क्या है, यूनिलीवर, ये सारी कंपनी कहां है, एप्पल के फोन आ रहे हैं, और ये सब कहां के प्रोडक्ट हैं, गूगल कहां का है, सब फॉरेन के तो हैं। तो ये जितना इंडिया में कमाते हैं, ओला हमारा है ना, हाँ ओला इंडिया का है, उबर फॉरेन का है, तो ये सारे जितना भी इंडिया में कमा रहे हैं उस पे टैक्स कितना है, 40। 1 करोड़ कमाएंगे तो कितना टैक्स, 40 लाख, प्लस क्या उसके ऊपर सरचार्ज, एजुकेशन सेस, और करीब 45% टैक्स तो इनकम टैक्स वाले ले लेते हैं। 1 करोड़ कमा लो, 45 लाख हमें दे दो, बराबर का लगभग पार्टनरशिप होगी। मैं तो कई बार कहता हूं ये वोडाफोन गूगल वालों की ऐड तो इनकम टैक्स वालों को करनी चाहिए, लगाओ भैया, यूज करो गूगल, क्योंकि उनकी इनकम काफी, आधे का पार्टनर हो गया एक तरह से। फिर भी भाग भाग के लोग इंडिया आते हैं, क्यों आते हैं ना इंडिया में कितने प्रोडक्ट, ओवर पॉपुलेशन से प्रोडक्ट अच्छा बिकता है। दूसरा ना, यहाँ पे गड़बड़ बहुत होती है, आप मानो उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं। अगर कोई 20 करोड़ कमा रहा है ना, वो ईमानदारी से टैक्स 20 पे नहीं, वो 5 पे दे दे, वही बहुत है, ऐसा हाल है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। कोई बंदा आया, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कहता जी मैंने प्रॉपर्टी बेची है इधर बरनाला रोड पे, इतने की बेची है, बोलो टैक्स कितना। मैंने हिसाब करके बता दिया, 80 लाख रुपए का टैक्स है, काफी महंगी बेची थी। जब मैंने उसे टैक्स बता दिया तो अच्छा, यार उसने बेची, उसने टैक्स नहीं भरा, उसने बेची, उसने नहीं भरा, मैं नहीं भरूंगा, क्या है। मैंने कहा बस फिर ये तो बात है, भी तो पूछ रहे तो ऐसा है। लोग पता क्या चाहते हैं, कहते भरना है नहीं, पर कोई तसल्ली सी हो जाए भी हाँ हमने चोरी नहीं की कोई भी, वरना दिन रात उनके माइंड में तो रहता है ना, हाँ भाई कोई इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, तो इसी वो तसल्ली करने आया था भी कोई तरीका बता दें भी, मैंने मुझे सेफ फील हो। तो तरीका था ही नहीं, टैक्स था तो लगेगा ही, तो फिर वो इस बात पे आ गया, देखी जाएगी, उनको लगता है इतने में इनकम टैक्स वाले सेट हो जाएंगे सरकार को देने थे एडर, ऐसा है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है ना, चलान नहीं कटता ना जब बंदे का, वो कहता है यार कौन इंश्योरेंस करवाए, कौन पोल्यूशन करवाए, साल में एक आधी बार तो रोक दें, 100-200 रुपए देंगे निकल देंगे, ऐसे ही 2000 रुपए का वो करवाएंगे, पोल्यूशन कराएंगे, ये गलत चीज है ना, ऐसा लोग सोचते हैं। इनकम टैक्स की चोरी की वजह इसमें ये भी है। चलो अब बात आती है इनकम टैक्स, जीएसटी बाद में करेंगे। जो इनकम टैक्स एक्ट है ये कब बना, 1961। ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स हमने बनाया, ब्रिटिशर्स के टाइम भी इनकम टैक्स लगता था, ठीक है, उसको अपन चेंज कर करके आज अपना एक्ट जो बनाया 1961 में बनाया। जैसे कंपनीज एक्ट कब बना, 2013 में, उससे पहले 1956, उससे पहले 1910 के आसपास, 12 के आसपास भी एक्ट था।
कंपनी तब की बनी हुई है, लेकिन वो अमेंडेड एक्ट जो है पुराना रिपील करके बना। वैसे ये इनकम टैक्स जो आप सिलेबस में पढ़ोगे ये कब बना, 1961 में। 1 अप्रैल 1962 में ये इफेक्टिव हुआ, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। कौन सा एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। बहुत पहले टैक्स, क्योंकि देखो मनी तो कब चली, एक्सचेंज के तौर पे मनी तो बहुत ज्यादा साल पुरानी नहीं है, करीब 1900 के आसपास चली होगी शायद। उससे पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, तो उस वक्त भी तो लगान लगता था, लैंड रेवेन्यू। मूवी देखी होगी आपने लगान। अंग्रेज क्या लेते थे, लगान। फसलों का कुछ शेयर लेते थे, राजा लोग भी लेते थे, दैट इज इनकम टैक्स। वो भी क्या है, इनकम टैक्स ही तो था। वो चेंज होके जब करेंसी चल पड़ी तो उसकी स्लैब बना दी गई और टैक्स की रेट बना दी गई और इनकम टैक्स लगने लगा। ब्रिटिश रूल के टाइम से चल रहा है इनकम टैक्स एक्ट। किसी भी एक्ट की बात करूं, सेक्शन 1 उसका क्या बताता है? हाँ जी, नॉर्मली हाँ जी बताया हुआ है, कोई भी एक्ट हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 हो, एलएलपी एक्ट हो 2008, चाहे इनकम टैक्स एक्ट 61, चाहे जीएसटी एक्ट हो 2017। जीएसटी एक्ट अपने आप में कोई एक्ट नहीं, जीएसटी में पढ़ेंगे दो एक्ट हैं, सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी। एसजीएसटी तो बड़े हैं, हर स्टेट में अपना अपना है। सीजीएसटी, आईजीएसटी एक्ट ऐसे वो पढ़ेंगे। चलो, सेक्शन 1 एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ या एक्ट, कहां एप्लीकेबल है? सेक्शन 1। तो इनकम टैक्स कहां एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, जम्मू से लेके क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके असम और उधर अरुणाचल तक, हर जगह ये एप्लीकेबल है। किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 एक्सटेंट एप्लीकेबिलिटी बताता है किस पे लगेगा। हरियाणा सरकार कोई एक्ट बना रही है तो वो बताएगी नहीं क्या कि इट इज एप्लीकेबल टू हरियाणा रेजिडेंट्स ओनली, ऐसे ना। हरियाणा म्युनिसिपैलिटी रूल बनाती है, हरियाणा की ये म्युनिसिपल कमेटी वाले, हरियाणा के अंदर प्रॉपर्टी पे लगता है वो, ठीक। तो वैसी ये एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 किसी भी एक्ट का क्या बताता है? हाँ जी लास्ट, बिल्कुल सही। डेफिनेशंस जो होती है किसी भी एक्ट की, वो सेक्शन नॉर्मली किसमें कवर है? 2 में। क्लोज होते हैं उसमें कि सेक्शन 2 क्लोज 9, सेक्शन 2 क्लोज 31। ये क्लोज क्यों बोलते हैं? ऐसा है क्योंकि ये सेपरेट इश्यू होते हैं सारे, सेपरेट इश्यूज, मीनिंग अलग अलग है। सेक्शन 2 9 कुछ और चीज का मीनिंग बता रहा है, 2 क्लोज 31 और चीज, ये सेपरेट चीजें हैं। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते थे 2A ऑफर, 2B उसका प्रॉमिस बनता है, एक्सेप्टेंस, ऐसे 2D कंसीडरेशन पढ़ते थे ना। वो कंसीडरेशन और चीज है, ऑफर और चीज है, प्रॉमिस और चीज है, कॉन्ट्रैक्ट 2H और चीज है, 2G अग्रीमेंट और चीज है। हर एक का मीनिंग अलग अलग है ना, सेपरेट इश्यू है। तो इसलिए वो क्या है? सेक्शन, सब सेक्शन नहीं, बल्कि क्या है? क्लास। डेफिनेशन में आप इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन ए, ना ना ना, ये क्या है? सेक्शन 2 और क्लोज ए। क्लियर? इनकम टैक्स में भी ऐसा है। लेकिन अगर मैं कोई और सेक्शन लिखूं, मान लो 15(1), 15(2), ये ना हमेशा सब सेक्शन होते हैं नॉर्मली, ये सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 ऐसे, क्योंकि ये ना रिलेटेड मैटर है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूंगा, उसी के अंदर जैसे कपड़े पे टैक्स लगाना है तो क्लॉथ का सेक्शन बन गया, उसके अंदर सब सेक्शन, सिल्की कपड़ा उसका अलग, क्लॉथ वाला कॉटन का अलग, सिंथेटिक अलग, उसी के सब सेक्शन, क्योंकि वो रिलेटेड मैटर है। समझ गए ना? समझ आया? यस, इस तरह से। तो इनकम टैक्स एक्ट कब बना? 1961 62 में एप्लीकेबल हुआ। इंडिया में ये एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट 1 में कवर किया गया, नॉलेज के लिए, लिस्ट 1। जीएसटी भी कौन सी लिस्ट में है? लिस्ट 1। यूनियन लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। सिर्फ नॉलेज के लिए, लिस्ट 1 में वो मैटर है जिस पे रूल कौन बनाती है? लिस्ट 1 में स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर है। लिस्ट 2 में जो रूल बनाती है वो मैटर कौन से? स्टेट के मैटर हैं।
और लिस्ट 3 में जो मैटर है ना वो कॉन्करेंट लिस्ट है, दोनों मिलके डिसाइड करते हैं, स्टेट और सेंटर। जैसे सिर्फ इसमें टैक्सेस नहीं बाकी चीजें भी हैं, जैसे डिफेंस, हाँ जी आर्मी किसके अंडर है, स्टेट रूल बना सकती है ना, किसके अंडर, सेंट्रल। एयरफोर्स आर्मी सब सेंट्रल। इनकम टैक्स जीएसटी ये भी किसके हैं, कस्टम भी सेंट्रल का। रेलवे किसके अंडर, सेंट्रल। स्टेट रूल बनाती है, स्टेट के अंडर जो मैटर आते हैं, जैसे म्युनिसिपल टैक्स, ये जो हाउस टैक्स आता है अपने घरों में भी आता है, आप ध्यान देना, कभी अभी पीछे चक्कर भी पड़ा था, वो उन्होंने ड्रोन से घर की फोटो खींच के टैक्स भेज दिए लोगों के घर में, चक्कर भी पड़ा था। तो ये जो टैक्स है ये कौन लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर, म्युनिसिपैलिटी के सारे मैटर स्टेट के अंडर है, घर बनाना है, नक्शा पास करवाना है, किससे, स्टेट लेगी पैसा, ठीक। और एजुकेशन किसके अंडर है, स्टेट के अंडर। हॉस्पिटल किसके अंडर है, स्टेट। लोकल पुलिस किसकी है, स्टेट की। तो स्टेट के अंडर जो भी हॉस्पिटल के रूल बनाने हैं हरियाणा में, एजुकेशन के रूल बनाने हैं, वो कौन बनाएगी, हरियाणा सरकार, भारत सरकार नहीं। वो बात अलग है, भारत सरकार के भी अपने स्कूल है सीबीएसई, वो एक अलग बात है, लेकिन स्टेट के अंदर स्कूल के टाइम को लेके रूल बनाना है तो मोदी सरकार नहीं बना सकती, कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। टाइम सेट करने हैं, कोई टैक्स लगाना है एजुकेशन पे, हॉस्पिटल के रूल, कोरोना में एडवाइजरी जो स्ट्रिक्ट रूल फाइन के रूल थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना रही थी, कौन बना रही थी, स्टेट गवर्नमेंट। आज लेफ्ट साइड वाली दुकानें खुलेंगी, कल राइट वाली खुलेंगी, ऐसा था ना, बड़ा ड्रामा हुआ था। तो वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। क्लियर, कॉन्करेंट लिस्ट, वसीयत के रूल, डाइवोर्स के रूल एक्सेट्रा, ये कुछ मैटर हैं जो किसके अंडर आते हैं, दोनों मिलके रूल बनाते हैं कि किस तरह के फैसले आने चाहिए, वसीयत कैसे लिखनी चाहिए, विल, डाइवोर्स के रूल। हालांकि हमें इससे ज्यादा कंसर्न नहीं, बस इतना जान लो, लिस्ट 1 किसकी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर है, लिस्ट 2 किसकी है, स्टेट के मैटर है, लिस्ट 3 किसकी है, दोनों मिलके बनाते हैं। तो फिलहाल इनकम टैक्स जीएसटी कौन सी लिस्ट के अंडर है, लिस्ट 1। कौन रूल बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 82 है, जैसे कोई भी एक्ट में कुछ लिखना हो, जैसे आप चैप्टर वाइज लिखेंगे या सीरियल नंबर वाइज लिखेंगे ना, तो एंट्री नंबर 82 में लिखा है। तो इसके 2 बोर्ड बनाए हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के। डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया हुआ है सीबीडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने के लिए सीबीआईसी। सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ, आई मींस इनडायरेक्ट टैक्स, सी मींस कस्टम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे एक टैक्स लगता है, दैट इज कस्टम ड्यूटी। क्लियर, सीबीआईसी किसका बोर्ड है, इनडायरेक्ट टैक्स का, और सीबीडीटी डायरेक्ट। ये दोनों फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। हाँ जी, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाँ लेडी, कौन सी लेडी, यस मैडम निर्मला सीतारमण। पहले डिफेंस मिनिस्टर थी इंडिया की और वहां से अभी फाइनेंस संभाल रही हैं। तो देखो ये दोनों वर्ड फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर आते हैं, सीबीडीटी और सीबीआईसी, ठीक। तो इसके अंडर ये सारा एक्ट गवर्न होता है। कभी कोई कंफ्यूजन हो जाए किसी रूल को लेके, सीबीडीटी टाइम टू टाइम क्या इश्यू करता है, तरह तरह के सर्कुलेशन एंड नोटिफिकेशन। जैसे नोटिफिकेशन में ये रूल कब से एप्लीकेबल है, इस साल से या इस डेट से, कोई क्लैरिटी की जरूरत हो, ऑफिसर भी कंफ्यूज हैं, तो वो क्लैरिफिकेशन भी टाइम टू टाइम देता है। और क्या चाहिए, कोर्ट की जजमेंट। कोर्ट की जजमेंट की क्यों जरूरत है, कोर्ट की क्या जरूरत होती है एक्ट में, जब एक्ट लिख ही दिया फिर कोर्ट की क्या जरूरत है, यस, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। क्योंकि कभी कभी लॉ में इतनी क्लैरिटी नहीं होती और हर आदमी अपने हिसाब से मीनिंग निकालता है, फिर किसकी जरूरत है, कोर्ट की। जब तक लॉ में रूल चेंज ना हो, फ्यूचर के लिए कोर्ट की जजमेंट को ही बेस मान के लॉ को समझा जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं इनकम टैक्स में एक एग्जांपल लेता हूं इसी को लेके। सरकार ने पुराने टाइम में एक रूल बनाया कि अगर आपके पास 4 व्हीलर है, व्हीकल है, व्हीकल, कोई व्हीकल है जो कि 4 व्हीलर है, व्हीकल है जो 4 व्हीलर है,
तो आपका स्टेटस क्या है? हाई, क्योंकि फोर व्हीलर हर आदमी तो नहीं ले सकता। फोर व्हीलर में क्या लोगे? कार लोगे, बस लोगे, ट्रक लोगे, जीप लोगे, और क्या? फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मोटर वाला, रेडी नहीं चाहिए, फोर व्हीलर चाहिए। अगर वो है हाई स्टेटस, यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। रूल बना दिया कि अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो आपके पास फोर व्हीलर है तो मीन्स आपके पास पैसा है, पैसा है तो आपकी इनकम तो होएगी। यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। हम ये नहीं कहते टैक्स दो, हम ये कहते हैं आप बताओ कितनी इनकम है, बस। तो एक बंदा हैंडीकैप्ड था, उसने अपने स्कूटर के साथ हैंडीकैप्ड आदमी ने 2 एक्स्ट्रा व्हील लगा लिए, गिरूनाथ जैसे बच्चा लगाता है, विद स्कूटर। ऑफिसर कहता है तेरा तो फोर व्हीलर हो गया भाई। वो कहता है क्यों मजाक करते हो यार, मेरी प्रॉब्लम तो समझ लो, मैं टू व्हीलर ही चला रहा हूं, साथ में व्हील तो क्यों लगाए, क्योंकि गिरूंगा नहीं। कोई बेचारा कहता है जी मेरे मतलब लेग्स में प्रॉब्लम है, तो व्हील लगाए हैं। ऑफिसर कहता है भैया एक्ट में तो क्या लिखा है? फोर व्हीलर, और वो भी मोटर व्हीकल, तो तेरे फोर हो गए। एक्ट में तो यही लिखा है यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, अदरवाइज मैं लगाऊंगा पेनल्टी। एक्ट में तो यही लिखा है, एक्ट में तो कुछ लिखा नहीं। कोर्ट में चला गया केस। कोर्ट ने कहा कि अब बताओ, बात एक बंदे की नहीं थी, इस केस पे फैसला आता तो ये डिपेंड करता, इंडिया में इतने लाखों इस तरह के फोर व्हीलर वाले बेचारे हैं। तो कोर्ट ने कहा ये व्हीकल टू व्हीलर ही है। कोर्ट ने कहा टू व्हीलर है, क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा वाले टायर हटा दें, डिटैच कर दें, तो ये व्हीकल चल रहा है ना, चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? टू व्हीलर ही है। इट कांट बी ट्रीटेड एज फोर व्हीलर। पर हिंदुस्तान में ट्रैक्टर वाले का क्या करोगे? वो तो 3 टायर पे भी चला दे। ट्रैक्टर देखा होगा आपने, 3 टायर पे, तो वो फोर व्हीलर है। मजबूरी में एक टायर इधर उतर गया तो वो 3 भी चला रहा है, वो कोई बात नहीं। रेडी वाला भी मोटर लगा लेता है, कहीं देखा होगा जूस वाला, वो रेडी पे मोटर लगा के रेडी चला के लेके जा रहा होता है। वो नहीं, वो ना उसने मॉडिफाई करके उसमें मोटर लगा दी। वो है तो क्या, मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड तो नहीं है ना वो, तो उसे फोर व्हीलर ना मानो। एक सरकार ने कह दिया, अभी आजकल फेसबुक पे बड़ी डालते हो यार, कहीं कहीं घूमने जाते हो, रिटर्न में भरते नहीं, कमाई कहां से आ जाती है? हमारी तो इतनी तनख्वाह, इनकम टैक्स ऑफिसर कहता हम तो जाते नहीं। तो कहता जी सरकार ने कहा जो फॉरेन ट्रेवल करेगा, फॉरेन ट्रेवल तो कौन करेगा? पैसा होगा, हाई स्टेटस, वही जाएगा, नहीं तो इंडिया ही इतना बड़ा है, वही घूम लो। तो इसका मतलब पैसा है, तो यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। एक बंगाली भाई है, बेचारे खाने को कुछ था नहीं, धक्के खाता हुआ इंडिया आ गया, नौकरी करता है, रिक्शा चलाता है, क्या वो हाई स्टेटस है? वो तो इंडिया है। या इंडिया से वाला कोई चला गया, भूटान चला गया, नेपाल चला गया, हज यात्रा पे चला गया, कैलाश मानसरोवर यात्रा पे दर्शन करने चला गया, जहां पैसा भी ज्यादा नहीं लगता, तो इसमें भी इनकम टैक्स ने क्लियर कर दिया कि पड़ोसी वाले फॉरेन में गिनो ही ना, नेपाल, भूटान, ये आस पड़ोस वाले गिनो ना। और हज यात्रा सऊदी अरब जाते हैं ना हज पे, और कैलाश मानसरोवर यात्रा चाइना में, वो भी मत गिनो। क्लैरिटी देने की जरूरत है, क्लियर। टाइम टू टाइम क्या है, जजमेंट कोर्ट की जरूरत पड़ती है। क्या हुआ इनकम टैक्स में, अगर कोई सोना चांदी बेचे तो इनकम टैक्स लगता है उस पर। गोल्ड बेचे कोई, कोर्ट के बिना तो लोग चल ही नहीं सकते। देखो देखना, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और प्रेशियस मेटल जो है, ये बेचोगे तो क्या गेन आएगा? कैपिटल गेन। इनको बेचोगे तो क्या आएगा? कैपिटल गेन। मान लो आपने गोल्ड बेचा, 10 लाख का खरीदा, 15 लाख का बेच दिया, तो गेन आ गया ना, टैक्स लगेगा, क्लियर। लेकिन इनकम टैक्स में एक्सेप्शन है कैपिटल सेट्स का, कि पर्सनल ये यूटेंसिल हैं, घर के बर्तन हैं, घर का सामान बेचो तो नो टैक्स, नो कैपिटल गेन, नो टैक्स। अब यही तो पंगा पड़ा, बंदे ने जिसने बर्तन बेचे उसके घर के बर्तन ही किसके थे? सोने चांदी के थे। कहता जी शाही परिवार है हमारा, सोने चांदी में खाता है। चलो, अब एक आदमी ने, वो एक्स रूलर ही था,
उन्होंने गोल्ड के सिल्वर के यूटेंसिल्स सोल्ड बाय अ पर्सन, सिल्वर के बर्तन बेचे। सिल्वर के बर्तन तो आप लोगों के घर में भी हो सकते हैं, मेरे भी घर में एक दो चीजें मिल जाएंगी शायद, होती है ना, दुकानें भी बाजार में सिल्वर के बेचते हैं, चांदी के बर्तन। बच्चों को ना छोटा चम्मच वगैरह, छोटी कटोरी, छोटी प्लेट, बच्चे को चम्मच किसका दिया जाता है? चांदी का, ठीक है। और कई लोग आंखों में ना कुछ दवाई डालते हैं आयुर्वेदिक, वो भी उसके लिए भी मेटल सिल्वर की कई चीजें आती हैं बनी हुई। ऐसा पुराने टाइम में सुरमा डालते थे ना, वो भी क्या है? सिल्वर थे। सिल्वर ना अच्छा समझा जाता है बॉडी के लिए कि भाई सिल्वर में खाना पीना, उसकी कुछ क्वालिटी तो अपने अंदर आएगी। इस तरह से कोर्ट में गया केस, बंदा कहता जी मैंने तो सिल्वर के बर्तन बेचे। बर्तन पे तो टैक्स है ही नहीं बेचने पे, घर के बर्तन बेचो। सर ये गोल्ड सिल्वर थोड़ी है, ये तो बर्तन है। ऑफिसर कहता है बर्तन किसके हैं ये? चांदी के। इसलिए क्या है? सोना चांदी पे टैक्स है, टैक्स लगेगा। कोर्ट में गया केस, एक्ट में तो कुछ और लिखा नहीं, उसने तो ये लिखा है गोल्ड सिल्वर डायमंड बेचोगे तो गेन आएगा, बट बर्तन नहीं बेचोगे नहीं आएगा। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ना जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोर्ट विक्रमाजीत के नाम से एक एक्स रूलर है, उसका केस है, नोट्स में आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स में। क्या जो कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि एज पर इंडियन ट्रेडिशन वी यूज सिल्वर यूटेंसिल। हमारा इंडियन ट्रेडिशन रहा है कि हम क्या यूज करते हैं? सिल्वर यूटेंसिल। इन पे कोई टैक्स ना लगाओ, नो टैक्स। लेकिन इतने भी रईस हम नहीं थे कि गोल्ड के चम्मच में खाएं, गोल्ड की प्लेट में। सुना है? नहीं, पता लगे गेस्ट आया, चम्मच ही जेब में डाल के चलता बना, क्या खाना खुना हो गया, सारा हो गया बस। गोल्ड में यूज नहीं। तो गोल्ड के यूटेंसिल गोल्ड के होंगे तो वो क्या है? वो गोल्ड ही माना जाएगा, टैक्स लगेगा, वो सेट है, उस पे टैक्स लगेगा। क्लियर? अब ऐसे अगर टैक्स ना लगाओ ना तो पता है लोग क्या करते? अगर ये जजमेंट ना आती, लोगों ने क्या करना था? अपनी गोल्ड की ज्वेलरी को, गोल्ड स्मिथ होता है ना सुनार, उसके पास मेल्ट करवा के उसे चम्मच या प्लेट बना बना के बेच देना था, बिस्किट्स को और ज्वेलरी को, ताकि क्या है? टैक्स ना लगे। वो मेकिंग चार्जेस लग जाते थोड़े बहुत। तो कहने का मतलब उस पर टैक्स है, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो पूजा की घंटी बेच दी बंदे ने, पूजा की थाली, इनकम टैक्स कहता है भैया ये गोल्ड का सारा सामान क्या है? टैक्स लगेगा, ये कैपिटल असेट। तो कोर्ट की जरूरत पड़ेगी जब इस तरह के डिस्प्यूट आएंगे। इनकम टैक्स एक्ट बाकी एक्ट की तरह कोर्ट की जजमेंट को भी बेस मानता है। तो इनकम टैक्स एक्ट कब बना? 1961। इनकम टैक्स एक्ट क्या बताएगा? हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल, किस पे टैक्स लगेगा और किस पे नहीं, किस चीज पे टैक्स है और किस पे नहीं। मान लो एक बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है, हरियाणा में टॉप आता है, वो उसमें मान लो 10th में, +2 बोर्ड में, लाखों बच्चों में से उसको बोर्ड वालों ने 51,000, 11,000, 21,000 रुपए का स्कॉलरशिप दे दिया। वो क्या है? एग्जम्प्ट, उस पर टैक्स नहीं। कहां लिखा है? इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ेंगे। अच्छा टीचर है, यूजीसी ने उसको और स्टडी करने के लिए और रिसर्च करने के लिए दे दी स्कॉलरशिप, माफ। सीए के अंडर आप आर्टिकलशिप करोगे 2 साल, तो सीए थोड़ा बहुत ना खर्चा देता है, दैट्स कॉल्ड स्टाइपेंड, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं है, स्टाइपेंड माफ। तो कुछ इनकम माफ है। एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम इनकम टैक्स कहता है माफ है, बट कंडीशन इज दैट आपने, यू मस्ट हैव कंडक्टेड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड। जमीन पे सोइंग ऑफ सीड, इरिगेशन, पानी देना, फसल काट के बेचना, ये सब काम किए हैं तो यू आर अर्निंग एग्रीकल्चरल इनकम और इट्स टोटली एग्जम्प्टेड। लेकिन अगर आप फसल सस्ती लाते हो और महंगी बेचते हो, देन इट इज टैक्सेबल, तब ये माफ नहीं है। तो एग्रीकल्चरल इनकम का मीनिंग क्या है, कब टैक्स लगेगा, कब नहीं लगेगा, ये सारी चीजें कहां पढ़ने वाले आप? इनकम टैक्स एक्ट में। यानी इनकम टैक्स एक्ट क्या बताएगा अपने को? हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम के बारे में बताएगा, कैसे आएगी टैक्सेबल इनकम। चलो देखते हैं।
इनकम टैक्स एक्ट बता देगा। इनकम टैक्स एक्ट क्या बताएगा? हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। ऋषभ जा रहा था कहीं, थोड़ी पीछे पीछे कुणाल भी आ रहा था। ऋषभ को रोड पे गिरे हुए 10,000 रुपए का पैकेट मिल गया। आज सुबह भगवान से दुआ करके आया था भी कुछ अच्छे दिन दिखाओ, तो 10,000 रुपए का पैकेट मिल गया, कोई टैक्स नहीं, ये कुछ कमाया, लग गई लॉटरी एक तरह से, माफ, इस पे कोई टैक्स। लेकिन आप एक दिन अचानक आके इनकम टैक्स को कह दो जी मुझे तो 1 करोड़ ऐसे मिला, कोई नहीं मानेगा। वैसे भी आजकल तो कैश इतना अवेलेबल ही नहीं होता है। ठीक है, कोई 500, 1000, 2000, 5000 रुपए एक बार मिल गए किसी को तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफिसर भी मान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टैक्स नहीं, क्योंकि अर्निंग है ही नहीं, नॉर्मली माफ। अब किस पे टैक्स है, किस पे टैक्स नहीं, ये सारी बातें इनकम टैक्स एक्ट बता देगा। लेकिन रेट्स ऑफ टैक्स, उस इनकम पे टैक्स कितना लगेगा बाय फाइनेंस एक्ट, यानी कि बजट। हाँ जी, इनकम आ गई, मान लो ईशान ने इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग निकाल ली 20 लाख। अब 20 लाख पे टैक्स कितने % लगे, ये इनकम टैक्स एक्ट नहीं बताएगा, ये कौन बताएगा? हर साल का बजट। अभी तो इंटरिम बजट बना है, अभी फाइनल बनेगा सरकार नहीं बनने के बाद। बजट में डिसाइड होता है कितनी इनकम पे कितना टैक्स। अब पढ़ोगे पुराना रूल, 250 पे कोई टैक्स नहीं, साल के 250 माफ, अगले 250 पे कितने %? 5%, अगले 5 लाख पे 20%, अगले 10 लाख अबव 30। ये रेट्स आएंगी इस चैप्टर में, फर्स्ट में। ये रेट्स कौन बताता है? बजट, यानी एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 चीजों की नॉलेज गेन करनी है। किसकी? एक तो इनकम टैक्स एक्ट, दूसरी किसकी? फाइनेंस एक्ट, यानी बजट की। दोनों की नॉलेज काम आएगी। मार्केट में चाहो तो आप इनकम टैक्स एक्ट की बुक अलग से अवेलेबल है और फाइनेंस एक्ट जो लेटेस्ट बजट है उसकी बुक अलग, पर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलग अलग नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? कंबाइन, इनकम भी सॉल्व करनी है आपको और टैक्स भी लगाना है। तो हर साल क्योंकि बजट बदलता है, इनकम टैक्स एक्ट भी अमेंडमेंट कर देते हैं ये हमारे नेता लोग पार्लियामेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब मोदी सरकार। तो वो फाइनेंस मिनिस्टर बजट सेशन में इनकम टैक्स एक्ट भी क्या है, अमेंड कर सकते हैं। तो वो हर साल बुक्स नहीं, सब कुछ नया बदल जाता है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। तो हमें इनकम टैक्स एक्ट में एनुअल बजट चाहिए। इनकम टैक्स में कोई क्लैरिफिकेशन देने के लिए इनकम टैक्स रूल्स वो चाहिए। तरह तरह के नोटिफिकेशन क्लैरिटी के लिए आते हैं, कोर्ट की जजमेंट, तो जाके क्या है, हम पूरा टैक्स कंप्यूट कर पाएंगे। चलो 62 में एप्लीकेबल हुआ, 298 सेक्शन है लास्ट। कितने सेक्शन है इसमें? 298। इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शन है, 14 शेड्यूल और 23 चैप्टर्स हैं पूरे एक्ट में। हमारे सिलेबस में सारे कवर नहीं है, लेकिन पूरे की बात करूं तो ओके। स्कीम ऑफ टैक्सेशन, प्रीवियस ईयर में जो भी पैसा कमाओ अगर लिमिट के अंदर, जैसे एक जनरल लिमिट बताऊं तो कितनी है? 250 पर annum। इससे ज्यादा कमाओगे तो यू हैव टू पे, देना पड़ेगा टैक्स। इससे कम कमाओगे तो, कमाने से मतलब जैसे मर्जी। एक आदमी भीख मांगता है तो ये भी कमाई है, उसमें भी टैक्स है, और क्या, इनकम टैक्स लगता है। एक बार ऑफिसर ने बॉम्बे देखा, ऑफिस रियल इंडिया का केस है, बॉम्बे ट्रैफिक लाइट पे देखा कि जैसी गाड़ियां रुकती हैं, रश बहुत है वहां, हजारों गाड़ियां रुकती हैं, लड़कों की पूरी बटालियन छोटे छोटे बच्चों की आ जाती है, वो गाड़ियों पे कपड़ा मारती है, और साहब 2 10 रुपए 20 रुपए दे देते हैं लोग। और ऑफिसर ने रोज आता था, रोज देखता था, यार कोई 10 दे रहा, कोई 20, कोई 50, और ये 25-50 लड़के इकट्ठे आते हैं। एक दिन उसने लड़के को बुला के पूछा, हाँ भाई इकट्ठे कैसे? कहते जी हम तो नौकरी करते हैं, हमारा बॉस वो है। तो ऑफिसर ने हिसाब लगाया, भी इसका तो टैक्स ही लाखों रुपए बनता है, रोज इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, टैक्स लगाया गया। दिल्ली में केस हुआ, एक आदमी पत्ते में ना वो डाल के बेचता था, चने कुलचे नहीं होते, चने, वो कई जगह पुराने टाइम में ऐसा है, अब भी लोग देते हैं, वो बाउल जो होता है पत्ते वाला, उसमें डाल के देता था, और 50 रुपए 40 रुपए लेता था। एक दिन ऑफिसर का भी खाने का मूड बन गया होगा, उसने देखा भी यहाँ तो लाइन नहीं टूट रही,
और क्या नंबर नहीं आ रहा, इज्जत भी नहीं कर रहे, मेरे को दुनिया सलाम मारती, यहां कोई पूछने वाला नहीं है इनकम टैक्स ऑफिसर को। उसने जाके आगे बात बताई, भाई साहब वहां तो इतना, उन्होंने कहा अच्छा फिर इसका अपन रेड कर लेते हैं, उसकी सर्वे होगी भी, बता तू कितने बेचता है रोज, क्योंकि बहुत, उन्होंने उस पर लाखों रुपए का टैक्स बना दिया। पता है कैसे पता लगा उनको कितनी सेल है? वो आगे शाम को दुकान मंगल करने का टाइम होता है 6 बजे 5 बजे, तो उसकी दुकान पे क्या था कि बड़े बड़े ड्रम रखे होते थे, जैसे वो पत्ते खाली होते गए, जैसे वो वेस्ट डालते थे लोग उसमें, उन्होंने बंदे लेके आए इनकम टैक्स वाले, शाम को वो जो ड्रम थे उल्टे करवा के पत्ते गिनवा लिए कितने वो बाउल, एक के 40 रुपए, हजारों थे उसमें, कितना हो गया 40 रुपए के हिसाब से रोज की सेल, महीने की और साल की, इस तरह से उसका टैक्स बनाया गया। तो टैक्स वाले ना छोड़ें तो कुछ भी नहीं छोड़ते, और बच जाए तो निकल भी रहे हैं लोग। खतरनाक है, एक बार फंस जाए आदमी। तो ये टैक्स लगता है 250 से ऊपर जनरली रेट, उससे कम है तो कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं, उससे ऊपर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा स्टेटस के अकॉर्डिंग। आप इंडियन हो, मैं भी इंडिया में रहता हूं, अगर हम में से कोई एक महीना दुबई चला गया और वहां काम धंधा करके कमाने लगा, कमा कमो के 1 मंथ के बाद फिर आ गया, इनकम टैक्स वाले कहते हैं वेलकम, आजा टैक्स लगेगा। आपने कहा भाई साहब दुबई में कमाया है, दुबई में कमाया सर मैंने, कहता फिर वहीं रह जाना, यहां क्यों आ रहा है? यहाँ की खुली हवा, पीसफुल एनवायरनमेंट, पुलिस प्रोटेक्शन, अच्छी रोड, इनको एंजॉय करना है तो क्या देना पड़ेगा? टैक्स। इसकी सजा है, ये टैक्स देना पड़ता है। तो आया तो हमारे यहां ना, तो आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग टैक्स है। और सुनो, इनकम टैक्स कहता तू हमारा है ना, टैक्स देगा। और एक फॉरेनर इंडिया आ जाए, फॉरेनर, मान लो वो प्रोग्राम करने आते हैं ना यहाँ पे, कौन आता है वो, एक वीवर वगैरह, और प्रोग्राम करने नहीं आते, जस्टिन बीबर एक बार आया था बहुत साल पहले, एक म्यूजिशियन आया इंडिया में, आके फॉरेनर पैसा कमाए तो उसे इनकम टैक्स कहता है मिस्टर गोम्स। मिस्टर गोम्स इंडिया आ गए जयपुर, और यहां से वो 20 लाख रुपए कमा लेते हैं, सिर्फ 1 महीना रहे, जाने लगे इनकम टैक्स कहता रुक जाओ, नॉट अलाउड, टैक्स दो। क्या भाई साहब 1 महीना रहा, मैं हूं यूएस का, अमेरिकन हूं मैं, तो 20 दिन में 1 महीने में 20 लाख कमाया, इनकम टैक्स कहता कमाया कहां? हिंदुस्तान की धरती में। हिंदुस्तान मतलब 32 लाख किलोमीटर का इंडिया, इसके अंदर कमाया ना, ऐसे कैसे जाने देंगे टैक्स पर? इंडिया में तुझे क्या है, टैक्स देना पड़ेगा। उधर से उनके देश वाले स्वागत करने को बैठे हैं, कहता तू है कहां का? यूएस का, हमारे यहां रहता है, हमें टैक्स दे। फिर तो वही टैक्स ही देता रहेगा जो कमाया उसने इधर उधर। इसलिए आपस में कंट्रीज ने क्या किया, जैसे दुबई वाले कहेंगे तू हमारे यहाँ इनकम टैक्स दे, यहां कमाया, इंडिया वाले कहते हैं तू है कहां का, बसा कहां हुआ है, इंडिया, यहां टैक्स दे। दो जगह टैक्स बढ़ेगा तो बस फायदा ही नहीं, कमाई बांटने के लिए की है फिर तो। ऐसा एक डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट है, DTT टैक्सेशन ए अग्रीमेंट आपस में, कि हमारे वाला आदमी दुबई गया, दुबई वाले टैक्स ले लेंगे, इंडिया वाले उतना टैक्स उसे छोड़ देंगे, एक तरफ अपने अपने बंदे को माफ कर दो। दुबई वाला इंडिया आएगा, इंडिया वालों ने ले लिया टैक्स, दुबई सरकार उसको उतना ही टैक्स माफ कर देगी, बाकी का ले लेगी अगर बनता है तो। अगर इंडिया वालों ने ज्यादा ही ले लिया दुबई से तो दुबई वाले नहीं लेंगे। मींस एक तरफ का क्या हो जाएगा, टैक्स माफ। किस कंट्री के साथ? अगर अग्रीमेंट है तो। उस लगभग होता है आपस में कंट्रीज में जहां लोग आते जाते हैं, तो वरना तो टैक्स दो बार देके तो कुछ बचेगा ही नहीं बंदे के पास, तो डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट होता है। ओके, बाकी चोरी करने पे पेनल्टी है, जैसे कि अगर मैं कहूं कहीं इनकम टैक्स की रेड होगी, क्या मिली? अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज मीन्स हिडन इनकम, जो इनकम क्या है, छिपाई गई। कैसे पकड़ी गई? रेड में। इनकम टैक्स की क्या हुई? देखो 2 चीजें हैं, इनकम टैक्स का सर्वे। अब आप इनकम टैक्स के स्टूडेंट है, बहुत सी चीजें सिलेबस में नहीं है, पर आपको पता होनी जरूरी है, वरना इनकम टैक्स के स्टूडेंट होके भी अनजान रहोगे। क्या आम आदमी के लिए तो ये 2 वर्ड में कोई फर्क नहीं, लेकिन आपके लिए फर्क है। सर्वे और रेड में क्या फर्क है? सर्वे होती है ओनली ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस एंड गोडाउन। यहां पे इनकम टैक्स की टीम कहां घुस सकती है?
इनकम टैक्स की टीम आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पे वेयर गुड्स हैज बीन स्टॉक, जहां पे गुड्स का स्टॉक किया गया है, रिटेन किया गया है, वहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घुस सकता है। लेकिन रेड यानी सर्च वारंट कटना मतलब बहुत खतरनाक। इसमें क्या बिजनेस प्रीमाइसेस, क्या आपका हाउस, रेजिडेंशियल हाउस, क्या आपका सीए, आपका एडवोकेट, आपका अकाउंटेंट, सभी के यहां इनकम टैक्स घुस जाता है, उनकी भी चेकिंग कर सकता है, यानी खतरनाक। और ये होती पता कैसे है, अगर रेड हुई आपकी 2 बिजनेस प्रीमाइसेस दिल्ली में, 1 बेंगलोर में, 4 दुकानें चंडीगढ़ में, शिमला में घर ले रखा आपने, और मतलब जितनी भी जगह आपका बिजनेस है, आपके घर है, आपके गोडाउन है, आपका सीए, आपका अकाउंटेंट है, सभी जगह एक वक्त घुसेगी इनकम टैक्स की टीम्स, एक वक्त इकट्ठा घुसेगी, सब जगह चेकिंग एक साथ शुरू होगी। क्या होगा पता नहीं होता इनकम टैक्स वालों को किसकी लकी ड्रॉ निकला है। जैसे मान लो बंदे की सिरसा में दुकान है, सिरसा में घर है, यहां कौन लोग आएंगे, इनकम टैक्स लोकल वाले, प्लस बाहर वाले भी आ सकते हैं। वो क्या है, यहां के ऑफिसर्स को पता नहीं होगा कि किसके जाना है, बाहर के बंदे आ जाएंगे, लोकल वाले आ जाएंगे, पुलिस प्रोटेक्शन ली जाएगी, पैकेट बंद होगा, सुबह खोला जाएगा सबके सामने इतने बजे। जैसे आपके पेपर सील होके आते हैं ना एग्जाम में, वैसे ही वो पैकेट खुलेगा, एकदम से उसमें नाम आएगा, एड्रेस आएगा, कुछ करो, हमला करना है बस, उधर घुस जाओ, पुलिस प्रोटेक्शन लेके, कहीं आगे वाले भी डंडे डंडे लेके खड़े हो, पुलिस प्रोटेक्शन होती है, उसके साथ टीम घुसेगी। पता नहीं होता इनकम टैक्स वालों को भी किसके जाना है, पता होगा तो वो बंदा ही समझा देंगे, वो तो सेटिंग कर लेगा सारी, अपने इधर उधर कर लेगा, बताया नहीं जाता। अचानक रेड तो ही है, बता के आएंगे भाई चाय बना के रखना आ रहे हैं, फिर तो क्या मिलेगा। अचानक उधर दिल्ली वाली टीम घुस जाएगी, उधर चंडीगढ़ वाले इनकम टैक्स वाले घुस जाएंगे, सारे एक साथ, सारा रिकॉर्ड एकदम। और शक को आपके सी, आपके एडवोकेट, आपके अकाउंटेंट के यहाँ का पीसी भी उठा ले जाते हैं कि उनके अंदर भी हमारे क्लाइंट का डाटा असली तो इनको ही पता होता है, इनका भी चेक कर लो कंप्यूटर। एक दिल्ली में हुआ, सीए का लैपटॉप उठा के ले गए, वो क्या भाई मेरी पर्सनल लाइफ की वीडियोज हैं, शादी की मूवी है और है तो मेरा लैपटॉप। और एक बात सुनो, रेड हुई नवरत्न के, रेड सुनो, रेड हुई नवरत्न के, ठीक है, इनके बीपी बढ़े हुए हैं, ईशान, कुणाल, ऋषभ, पीयूष, क्यों, क्योंकि ना मान लो रेड मेरे हुई, क्यों हुई मेरे, क्योंकि नवरत्न के रेड हुई थी, मैं नवरत्न का क्या हूं, सी, तो इसलिए इनकम टैक्स वाले मेरे पास भी आ गए। जब मेरा भी लैपटॉप उठा के पीसी ले गए तो नवरत्न तो चलो घबरा ही रहा है, रेड हुई है इसके साथ ये क्यों घबरा रहे हैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में इनका भी डाटा है। इनको ये लग रहा है कहीं नवरत्न की चेकिंग करते करते ऋषभ को लगता है मेरे ही ना खाते खोल ले, और मेरे होता नहीं है ऐसे, क्योंकि वारंट किसका कटा है, नवरत्न का, तो मेरे पीसी में किसकी डिटेल ले सकते हैं, नॉट ओनली वो, लो तो देखो यही है, लो तो यही कहता है कि भाई ये तो वही बात होगी। चलान वाले हैं, वो क्या करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे ना करे वही देखते हैं ना, वही चीजें चेक करेंगे। वो ऋषभ से पूछ रहे मार्क्स कितने तेरे फाउंडेशन में, वो क्या इतने, क्या पढ़ता क्यों नहीं, पढ़ना चाहिए, चलान, भैया तुम्हारी फील्ड है क्या, वो कहता भैया हम सब कुछ देखते हैं नहीं, जो आपकी फील्ड है उसके बाहर नहीं जा सकते, वरना क्या है एक्शन। तो होना तो यही चाहिए कि नवरत्न का मैटर देखें, पर हार्ट पल्पिटेशन तो बढ़ जाती है ना कि पता नहीं मेरा ही ना खाता खोल दे ये चीज, हाँ ये कई बार हो जाता है। तो रेड वाकई में खतरनाक है, और उसमें ना इतना टाइम इनकम टैक्स वालों के पास नहीं होता कि यहां बैठ के सारा हिसाब किताब देख लें। वो पता क्या करते हैं, जो वो किस घर में दुकान में घुस गए, वहां जो भी कॉपी मिली, पता लगता है बच्चों के होमवर्क वाली कॉपियां भी उठा ले गए, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता सब चेक करने का। चाबी मिली वो ले गए, वो बच्चा कह रहा है अंकल मेरे स्कूटर की चाबी है, का पता नहीं लॉकर की हो, उठा लो, ऐसे ले जाते। बंदा तंगी होता है, कहने का मतलब परेशान होता है, फिर तारीख पे तारीख चलती है, कई बार फिर जाके फैसला होता है। चलो रेड ऐसे है। अब ये क्या है, सर्वे बता रहा हूं, 90% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता, वो कहता है नाम नहीं लूंगा, ये वाली स्वीट पे रेड होगी, सर इधर पड़ोस में एक हॉस्पिटल है वहां रेड होगी, अभी पीछे हुई थी, एक ज्वेलर है नोरिया बाजार में
उसके रेड होगी। रेड नहीं होती वो क्या होती है? सर्वे। वो कॉमन मैन के लिए एक ही चीज है, सर्वे होती है सिर्फ किसकी? दुकान की। हॉस्पिटल में आएंगे तो सिर्फ हॉस्पिटल में चेकिंग करेंगे, और वो भी कब? व्हेन इट इज इन वर्किंग कंडीशन। रात को आके 1 बजे ऑफिसर कहता दुकान खोल तेरी सर्वे करनी है, नहीं कह सकता। रेड कब होती है? होती कैसे है? वो आती अजीब टाइम पे है, लेकिन सर्वे कब होगी? वर्किंग आवर में आएंगे। जाना उनकी मर्जी है, जाना उनकी मर्जी, आना कब है? वर्किंग आवर में। ऑफिसर आपको रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे आके कहे यार चेक करनी है दुकान, नहीं कर सकता, नहीं कह सकता। एक केस हुआ, कोर्ट में गया हुआ केस है ये, देखना क्या हुआ। एक हॉस्पिटल में कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, पैसा आया हार्ड कैश। लोकल डिपार्टमेंट वालों को खबरें तो मिल ही जाती हैं, आपको पता है, कहीं ना कहीं खबरी होते हैं। आप देखो ये क्रिमिनल क्यों पकड़े जाते हैं? क्या पुलिस का नेटवर्क स्ट्रांग है? नहीं, बड़े लोग ऐसे हैं वेलफेयर वाले, वो छिपके से कहीं से फोन कर देते हैं, लेटर लिख के डालाते हैं, खबर पहुंच जाती है और पकड़े जाते हैं अक्सर। क्या हुआ, इनकम टैक्स वालों को पता लगा इस हॉस्पिटल में, इस क्लिनिक में क्या है? पैसा, पैसा है। अब उसकी रेड का इनके पास पावर नहीं है, रेड की तो ऊपर कमिश्नर फाइनल करता है किसके रेड करनी है, ये लोकल ऑफिसर नहीं कर सकते। लेकिन जो सर्वे होती है ना, ये लोकल ऑफिसर, जूनियर लेवल का ऑफिसर भी कौन सा ऑर्डर दे सकता है? सर्वे का। तो इनकम टैक्स को पता लगा कि भाई हम पैसा है, डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी के कागज आए, अब करें क्या? रेड की परमिशन लेंगे तो इतने में तो इधर उधर हो जाएगा, कोई खबर देगा उनको। अब उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल में जाना था, हॉस्पिटल में जाना था, रेड में पकड़ना था वो सारी चीजें। उन्होंने कहा हॉस्पिटल बंद है, बंद में सर्वे हो सकती है? नहीं हो सकती ना बंद में सर्वे। उन्होंने क्या ड्रामा खेला इनकम टैक्स वालों ने, हॉस्पिटल के ऊपर डॉक्टर रहता था, हॉस्पिटल बंद था, जैसे कोई आरएमपी डॉक्टर होगा या जो भी, उनको पता था अंदर इसके क्या है, माल है हॉस्पिटल में और ये सब कुछ पैसा है। उन्होंने क्या किया, एक डम्मी पेशेंट ढूंढा, उसके चोट चाट मार के ना, थोड़ी सी ब्लीडिंग करके वो बंदा भेज दिया, डॉक्टर साहब बचाओ मेरे को, ये वो। डॉक्टर बेचारा, अब उसका धर्म है पेशेंट को अटेंड करना, रात को उठ के आ गया, कंपाउंडर को बुला लिया और उसकी बैंडेज करने लगा। इतने में इनकम टैक्स टीम पहुंच गई और इसकी फोटो वीडियो बना के कहता ये देखो बैंडेज हो रही है और ये पेशेंट अटेंड कर रहे हैं, इट मींस हॉस्पिटल वर्किंग कंडीशन में है और हम वर्किंग कंडीशन में सर्वे कर सकते हैं। और उन्होंने पकड़ लिया वो डॉक्यूमेंट, वो इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें। बंदे ने कोर्ट में केस लड़ा, सर ये सारी फैब्रिकेटेड कहानी है, इन्होंने क्या किया है, ड्रामा खेला है, किसी से पूछ लो, ये मेरे वर्किंग आवर नहीं है और वर्किंग आवर के बाहर ये मेरे पे सर्वे कर ही नहीं सकते और ये मेरे से जवाब नहीं मांग सकते इन चीजों का। कोर्ट ने माना यस, बाद में कोर्ट में वो इनकम टैक्स वाले हार गए क्योंकि प्रूव हो गया वो वर्किंग आवर में नहीं आए थे। तो सर्वे कब हो सकती है? वर्किंग आवर। फिर एक स्टूडेंट पूछता है, कहता है सर मैंने सुना यार सर्वे हुई थी किसी की, मेरे पड़ोस वाले की, लेकिन सर उसके घर पे भी आए थे, हमें याद है, घर में आए थे। उसके घर में क्यों आए थे? उसके घर में दुकान का सामान पड़ा था, तो वो दुकान का सामान घर पड़ा हो तो घर क्या हो गया आपका? गोडाउन। तो घर के सामान की चेकिंग तो कर ही सकते हैं वो, तो वो घर पे तब आ जाते हैं जब घर के अंदर ही सामान हो। मान लो घर, दुकान बाहर, अंदर घर, घर के अंदर कोई सामान नहीं है बिल्कुल भी। ऑफिसर दुकान देखते देखते दुकान के अंदर घुसने लगा, घर के अंदर। बंदे ने कह दिया एक पैर अंदर रखा तो टांगे तोड़ देंगे, आगे मत बढ़ना, क्योंकि मेरे अगेंस्ट रेड वारंट नहीं है, मेरे अगेंस्ट क्या है? सर्वे। आप प्रूव करो मेरे घर में सामान पड़ा है, पड़ा हो तो ठीक है, आपकी पावर है, देख लो, और सामान नहीं है अगर, तो आप मेरे घर में घुस नहीं सकते क्योंकि आपके पास सर्च वारंट यानी रेड नहीं हुई, सिर्फ क्या हुई है? सर्वे। सर्वे में सिर्फ दुकान गोडाउन। और समझा के रखो बंदे, क्योंकि आपके बंदे नुकसान करा देते हैं। मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, जितने भी होलसेलर है ना, ये प्लाईवुड वाले, इनके ना 8-8, 10-10 गोडाउन है। कभी देख लेना, मैं तो सामान लेने जाता हूं, दुकान से सामान मिलता ही नहीं, वो कहेगा जी उस गली में मेरा गोडाउन है। एक सर्कुलर रोड पे अभी सामान लेने गया, उधर दूसरी ब्रांच में सामान चाहिए था, वो कहता है हाँ जी इतने इतने पैसे। मैंने कहा सामान दिखवा दो, क्या सामान नहीं है सर, वो गवर्नमेंट स्कूल के पास बी ब्लॉक में वहां गोडाउन है, वहां से सामान दिया। कभी कहां, कभी गोडाउन। तो ये ना इसलिए रखते हैं, कभी इनकम टैक्स वाले सर्वे करने आ जाए तो सारे गोडाउन की पोल ना खुले, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम लिखे होते हैं सबने। क्लोजिंग स्टॉक पूरा लिख देंगे, जीपी ज्यादा एनपी ज्यादा आ जाएगा ना, सप्रेस की होती है सभी ने इनकम, तो इसलिए वो स्टॉक गलत लिखा होता है।
और वो छिपाते हैं स्टॉक कितना बड़ा है, और सर्वे होगी तो गिनती हो जाएगी, फिर तो फंस जाएंगे। उन्होंने क्या किया, बंदे के आगे पूछने, साहब आपकी रेड सर्वे हुई है, बताओ गोडाउन कहाँ कहाँ है। मालिक ने आवाज लगाई, हाँ मोहन इनको गोडाउन में ले जा, इनकम टैक्स वाले। वो कहता भाई साहब गोडाउन RSD कॉलोनी वाले में के बी ब्लॉक वाले में। वो क्या करे, कहा बी ब्लॉक वाले में ले जा। कहता गली नंबर 5 के 7 वाले में। वही बात है, वो तो खुद ही पोल खुलने वाली बात है। तो बंदे को समझा के रखो कि भैया अगर कुछ ना हो ना तुमसे तो भाग जाया करो, कम से कम यहां मिलोगे ही नहीं, मैं ही बैठा हूँ, मैं तो संभाल लूंगा। समझ आई ना बात। मालिक को तो सारे दाव पे चाहते हैं, स्टाफ मरवाता है, स्टाफ को पता नहीं होती ये बातें। वो तो सच, हाँ हमारे साहब के तो 10 गोडाउन है, वो बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा। पोल खुल जाती है। तो इनकम टैक्स वाले सर्वे करते हैं। क्लियर। रेड सर्वे में फर्क कर लोगे ना, बहुत जरूरी है, वरना क्या है इलिटरेट की तरह ही लोग बातें करते हैं। सर्वे रेड। ओके, प्लानिंग से चलो। और अपने घर में प्रॉपर्टी के कागज कुछ बिल्कुल ना रखा करो घर में ना, ये बड़ा काम की चीज है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इसका फायदा बहुत मिलने वाला है। क्या, देखो सब्जेक्ट ही ऐसा है, अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ के प्रैक्टिकल चीजें ना जाने तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का फायदा नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी रहती हैं जो प्रैक्टिस में जो दिखती हैं वैसे चलती हैं। जैसे क्या हुआ, आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्या होता है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होता है ना, वो साई का काम होता है। उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखी है 1 करोड़। बाजार में जो अग्रीमेंट होते हैं ना सेल परचेज के, एक एफिडेविट लिखा जाता है सेल परचेज का अग्रीमेंट, उस पे वैल्यू ट्रू लिखी जाती कितनी है, ताकि कल को झगड़ा हो जाए तो उसको देख लें कितने की डील है, कैसे है। 1 करोड़ लिखा, अग्रीमेंट पेपर था, अग्रीमेंट, ठीक है, स्टाम्प पेपर पे लिखा होता है, अग्रीमेंट ऑन स्टाम्प पेपर। उस पे लिखा है कि राम ने शाम से प्रॉपर्टी खरीदी है 1 करोड़, जिसके अगेंस्ट 20 लाख रुपए दे दिए, बाकी 80 लाख रजिस्ट्री पे देगा, ऐसा कुछ। अब देखो रजिस्ट्रेशन हुआ उस प्रॉपर्टी का, रजिस्ट्रेशन ऑन 1 फरवरी 24 को प्रॉपर्टी किसकी होगी, रजिस्टर्ड ऑन श्याम्स नेम, श्याम के नाम से क्या होगी, रजिस्टर्ड। लेकिन पता क्या होता है, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा, लेकिन स्टैंप ड्यूटी जो बढ़ी जाती है, टैक्स भरा जाता है, वो किस पे, कम। वो स्टैंप वैल्यू उसकी थी सिर्फ ही कितने रुपए, 30 लाख। है तो कितने की, 1 करोड़, लेकिन सरकार की नजर में कितना बताया गया, 30 लाख। इस पे टैक्स लगता है 5%, 7%, 6%, 8%, ऐसे। लेडीज के नाम 6% और जेंट्स के नाम कितना, 8%। हरियाणा में 5 और 7 है, पंजाब में 6, 8 है, ऐसे। आप 30 लाख का कितना भरोगे टैक्स, लेडी के नाम में 5%, 150, जेंट्स के नाम होता तो 7% देते 30 लाख का, 2,10,000, ऐसे करते, ठीक है। अब आप 1 करोड़ रुपए नहीं दे रहे ना, 1 करोड़ की खरीदी बेची है, 1 करोड़ रुपए देना चाहिए ना। 1 करोड़ रुपए देते तो 5 लाख लेडी के नाम, जेंट्स के नाम 7 लाख। आपने उसकी वैल्यू कितने पे, एक ना वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सरकारी रेट, उस पर रजिस्ट्री करवा लिया आपने, मालिक बन के उस घर में बैठ गया, लेकिन टैक्स कम दिया सरकार की, स्टैंप ड्यूटी, और व्हाइट मनी भी कितनी दिखाई आपने, सिर्फ चेक से 30 लाख, 70 लाख ब्लैक मनी कैश। है तो टैक्स की चोरी, ब्लैक मनी भी। अब होता क्या है, चलो जो किया सोसाइटी में चल रहा है। होता क्या है, जब घर में ये काम रजिस्ट्री होगी तो पुराना कागज तो फाड़ के फेंक दो। अग्रीमेंट वाले कागज पे क्या रेट लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी कितने की खरीदी बेची, 1 करोड़, अग्रीमेंट। अब तो रजिस्ट्री भी होगी, मोहन मालिक बन गया, समझ गए, पुराना डॉक्यूमेंट क्या कर दो, फाड़ के फेंक दो। लेकिन लोगों की आदत होती है फाड़ना, तो कागज है नहीं, संभाल के रखे जाने, रखे जा रखे। कल को इनकम टैक्स वाली रेड हुई जब, ये कागज पे कागज निकल रहे हैं इस तरह के, जो 30 लाख दिखा रखी है वो कितने का है, उसपे 1 करोड़, कहता ला भाई 70 लाख रुपए तो तेरा ये पकड़ा गया, ये बता कहां से आया, समझे। तो पुराने डॉक्यूमेंट को क्या कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय। जब क्या हो गया है, नया रजिस्ट्रेशन हो गया है, प्रॉपर्टी के मालिक बन गए, जो होना था खत्म, अब वो अग्रीमेंट का कोई मीनिंग रह ही नहीं गया, फाड़ो उसे, समझ गए। तो प्लान करके चलो। लॉकर में पैसा रखो, लॉकर में क्या रखा जाता है, ज्यादातर गोल्ड। पर पर्सन लॉकर पे, जैसे लेडी है कोई, 500 ग्राम रख सकती है, आधा किलो बहुत होता है, 50 तोला
एक लेडी के पास 50 तोला यानी कि 500 ग्राम है, तो इनकम टैक्स पूछेगा नहीं कहां से आए। इनकम टैक्स ऑफिसर लेडी से पूछते हैं, हाँ जी बहन जी इतना गोल्ड कहां से आया, 45 तोले था। कहती क्यों, तेरे घर में वाइफ नहीं है, बहन नहीं है, उनके पास गोल्ड नहीं है, कहां से आता है गोल्ड? शादी पे मंगलसूत्र होता है, वो होता है, वो नहीं है, और भी कभी एनिवर्सरी पे देना पड़ता है, हस्बैंड देता है, तो वो सारी चीजें क्या है। अब तक होगी कि 25 साल हो गए शादी को, इतनी मुश्किल से 45 तोले जोड़ा है। कहने का मतलब ऑफिसर नहीं पूछ सकता। हम हिंदू कल्चर में बात करें या सिख कल्चर में या क्रिश्चियन का मुझे पता नहीं, लेकिन इधर के एरिया में सबके पास, लेडीज के पास गोल्ड होता है 500 ग्राम। ऑफिसर पूछेगा नहीं कहां से आया। 700 ग्राम है तो कितना पूछेगा, 200 के सोर्स बताओ कहां से आया, प्रूव करो। अब क्या होता है घर में, लॉकर एक लॉकर, उसमें शीला देवी का भी माल पड़ा है, मानसी का भी पड़ा है, और रिंकी का भी पड़ा है। बड़े वाली औरत है घर में, उसका भी पड़ा है, और बीच वाली बहू है उसका भी, और बहू की और आगे कोई फैमिली है उसका भी। तो भैया पाउच बना के रखो, लॉकर में एक में रखना है तो ऐसे ना, वो पाउच नहीं होता जुलर देते हैं जैसे, उसमें एक स्लिप डाल के रखो कि शीला देवी वाला पाउच है, ये मानसी का और ये रिंकी का, वरना भी इकट्ठे ही मान लेगा जिसके नाम लॉकर है उसी का गोल्ड है। ठीक, पाउच बना के रखो। तो बड़ी चीजें प्रिकॉशंस की जरूरत है, वरना दिक्कत में आप आ सकते हैं। चेक से पैसा दे दिया, बंदे से कैश ले लिया, बहुत बड़ी मिस्टेक। किसी को चेक से पैसा दिया है जरूरत पड़ने पे, और वो आपको वापस भी किससे करेगा, चेक, वरना आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इनकम टैक्स पूछेगा सोर्स बता, आपको जी वो दे गया था, नहीं मानना जाता, वो दे गया था, क्या सबूत है, वो दे गया था, नहीं मानते, कैश, क्या लो, चेक से दो, चेक से लो। तो इनकम टैक्स एक्ट में इस तरह की प्रॉब्लम है। और ये इनकम टैक्स जो है अक्रूवल या रिसीट बेसिस पे इनकम गिनता है, आगी या आ जाएगी, इंटरेस्ट आ गया या आ जाएगा, अक्रूड, दोनों ही बेसिस पे इनकम गिन लेता है। एनुअल टैक्स है, एनुअल, साल की इनकम देखी जाती कितनी है उस पे लगता है। ठीक, प्रीवियस ईयर में कमाओ अगले साल भरो। जैसे अगर अपने सिलेबस की बात करें, 24 25 क्या है, प्रीवियस ईयर 23 24, और असेसमेंट ईयर 24 25। इसका मतलब इस साल कमाओ, खत्म होने वाला है ना ये मार्च 24 को, इसमें कमाओगे आप 23 24, दैट्स कॉल्ड प्रीवियस ईयर इन विच यू अर्न इनकम। अभी कमाओ आप मार्च 24 तक, इसमें जो कमाओगे उस पर टैक्स कब भर देना, 24 25 टाइम मिलेगा आपको टैक्स पे करने के लिए, दैट्स कॉल्ड असेसमेंट ईयर। अगले साल क्या होगा, 24 25 क्या बन जाएगा, प्रीवियस ईयर, और 25 26 क्या बन जाएगा, असेस। हर साल कभी ना कभी प्रीवियस ईयर और कभी ना कभी क्या होता है, असेसमेंट ईयर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स की रेट बजट में है, उसके अकॉर्डिंग पर्सन पे टैक्स लगता है, पर्सन की कैटेगरी है, कोई इंडिविजुअल है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी है, इस तरह पढ़ेंगे वो इसमें टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम और टैक्स की रेट किसके अकॉर्डिंग, फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन ये सब आप पढ़ेंगे, ये सब पर्सन की डेफिनेशन ये सब आप पढ़ने वाले हैं। तो कल करते हैं कंटिन्यू इसको, ठीक है।